हे गाइस, वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूँ नाताजात शिक्षक भर्ती के साथ। एक तो बहुत दिनों बाद आपके बीच आया हूँ। प्रमुख कारण ये है कि लॉकडाउन था, तो अपने घर के और परिवार के साथ, सदस्यों के साथ समय व्यतीत करना चाहता था और बिताया भी, आगे भी बिताऊंगा अच्छे से। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बिता रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे, घर परिवार के साथ होंगे, बाहर नहीं निकलते होंगे, समझदार और शिक्षित है ना। अच्छा, एक और बात बताना चाहता हूँ। नाताजात पर देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा हल्ला है, शोर है, बहुत सारे मुद्दे हैं। थोड़ा सा कवर करूँगा, मात्र एक मिनट बोलूँगा, बातें ज़्यादा नहीं करूँगा। दूसरी बात ये करने आया हूँ, नाताजात पर मैं एक महासर्वे का वीडियो बनाया था। मेरे पड़ोसी दोस्त, मेरे यूट्यूबर ज्ञानी भैया, मैं देखा एक दिन उनका वीडियो मेरे पास आया। तो मैं किसी का वीडियो देखता नहीं हूँ, जो जेनरिक होते हैं, जो ऑथेंटिक होते हैं, जो सदा से मैं फॉलो करता आया हूँ, उन्हीं का देखता हूँ। मेरा गुणगान कर रहे थे महासर्वे वाला, और वास्तव में बताऊँ, जयसिंह यादव भाई बनाए थे, बीएड लीगल टीम के सदस्य हैं। बेहतरीन तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किया गया था, सही बताऊं तो ग्राफ के माध्यम से, और एकदम ऑथेंटिक था 100%। एक भी डाटा फेक नहीं था, तो दिया भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात ये समझ में आया कि जो भैया मेरे खिलाफ वीडियो बनाए थे, फिर बनाते होंगे, मैं समझ गया उसी दिन मैं बहुत टॉप क्लास की चीज़ हूँ, उनके ऊपर की चीज़ हूँ, पकड़ में नहीं हूँ, तभी जान गया। चलिए, अब बीएड अवैध और वैध पे बोलना चाहता हूँ। इतना ज़्यादा हल्ला है, बहुत सारे चीज़ों को लेकर मैं देख रहा हूँ। एक तो एक ग्रुप में मैं विजिट कर रहा था व्हाट्सएप के, वो तो यार बीएड अवैध, बीएड अवैध इतना ज़्यादा तरीके से लिखा था। यार इतना बड़ा मूर्ख आदमी है, वहाँ चिल्लाने से कुछ होने वाला है क्या? एनसीटी ने पहले ही अलाउ कर दिया है, तो आपके चिल्लाने से मुझे लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उस दिन बता दूँ, उसी दिन मामला ख़त्म हो गया डबल बेंच में, जिस दिन पंकज सर और पवार सर ने साफ साफ कह दिया। मुझे तो यही लगता है कि 69,000 के जो भी ऑर्डर आने वाले हैं, उसमें बीएड अवैध और वैध का कोई मामला ही नहीं होगा, क्योंकि पंकज सर और पवार सर ने साफ साफ कह दिया था माथुर साहब को रिजमाइंडर पर कि आपको बीएड के बारे में बोलना ही नहीं है। इसका क्या मतलब सीधा सीधा? और इतने ज़्यादा चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि सेक्रीफाइस कराए जा रहे हैं विरोधियों को लेकर, और विरोध अपने को लेकर कि आप अवैध हैं। हम एकदम तरीके से तर्क सहित ये सिद्ध कर रहे हैं कि नहीं, हम वैध हैं। मुझे लगता है कोई मतलब नहीं है। जो मूर्ख हैं वो मूर्ख रहेंगे हमेशा, उन्हें समझाने से कोई मतलब नहीं है। बस ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं कि एक्चुअल में ऑर्डर आने वाला क्या है। अच्छा हाँ, चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने दीजिए। मुझे ऐसा लगता है, तो मैं देखता हूँ सोशल साइट्स पे बहुत ही कम लिखता हूँ, बोलता ज़्यादा हूँ। उसका मतलब ये होता है कुछ खास, कि इनको कुछ भी आप समझा लो, कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, ये जो पहले से रटे हैं वही जानते हैं, ये नया कुछ जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं। मैं बहुतों को जानता हूँ, इनको समझाने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक तो मैं खुद बीटीसी हूँ, और ये भी बता देना चाहता हूँ, जिस दिन एनसीटी ने अलाउ किया उस दिन इनको चिल्लाना चाहिए था, हमें चिल्लाना चाहिए था कि बीएड को मत अलाउ करो। हाँ, बीटीसी पर्याप्त है। अब आए हैं तो आपको दिक्कत क्या है? प्रतिस्पर्धा बड़ा है, आइए। आपको प्रतिस्पर्धा से बड़ी दिक्कत काहे होती है? और दिक्कत थी तो जिस दिन अलाउ किया उसी दिन चिल्लाना चाहिए था। इतना हल्ला करने से कोई मतलब नहीं है, पहली चीज़ें। दूसरी चीज़ें, बीएड द्वितीय वरीयता बताना चाहता हूँ, नियमावली में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया गया है कि बीएड को द्वितीय वरीयता मिले। तो भैया, नियमावली नियोक्ता भी कुछ होता है। हाईकोर्ट ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऑर्डर दे पाएगा कि बीएड को द्वितीय वरीयता दे दे। तो इन सब चीज़ों को लेकर मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा हम सिद्ध करें आपको नहीं, यार आप इतना समझदार बने, आप ये पढ़ लें, आप ये अनुच्छेद पढ़ लें, आप ये संशोधन। मैं जानता हूँ आपको कुछ नहीं आता, आप एकदम मूर्ख हैं और हमेशा मूर्ख ही रहेंगे। बाकी चीज़ों पर नहीं बोलना चाहिए। पवार सर, पंकज सर ने एकदम सेफ कर दिया माथुर सर को कि आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है बीएड पर, आप एकदम सेफ हैं। मैं गलत बोल रहा हूँ, आपने देखा होगा कोर्ट रूम में। इस शब्द का बड़ा मतलब होता है, दो वर्डों के बीच में जो कामा लगा होता है ना, उसका बड़ा मतलब होता है। तो चिल्लाने से कोई मतलब नहीं। उसी दिन मैं सेफ था, और मुझे लगता है कि पंकज और पवार से थोड़ी न धोखा करेंगे यार, कि हमारा रिजवाइंडर ही ना लें बीएड पर और ऑर्डर दे दें बीएड अवैध पर। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अपने दिमाग से सोच लें। विरोधी हैं, चिल्लाएंगे, उनका काम ही वही है। उनको अनुच्छेद बताने से कोई मतलब नहीं है। फिलहाल समझा पाए तो आप जान ली बहुत बड़े बुद्धिमान आदमी हैं। मुझे तो नहीं लगता समझा पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे। अच्छा, ये भी इसके बाद बोलना चाहता हूँ 40-45 पर। इस बार देख पा रहा हूँ इतना ज़्यादा अफवाहें फैल चुकी हैं, यहाँ तक मेरे कुछ पड़ोसी भाई, उनके भी कॉल आते हैं, नहीं उठा पाता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। उसके कई कारण ये हैं कि इस बार भैया 40-45 हारेगा। भैया सिंगल बेंच में हमेशा अयोग्यता की ही जीत हुई है, आज तक इतिहास गवाह है। कुछ इतिहास आपको दिखाना चाहता हूँ उदाहरण के तौर पर, कि डबल बेंच में हमेशा योग्यता की ही जीत हुई है।
डबल बेंच में हमेशा योग्यता की ही जीत हुई है और डबल बेंच में हमेशा अयोग्यता हारा है। इतिहास गवाह है। एक भाई साहब ने पोस्ट लिखा, बहुत बेहतरीन पोस्ट लिखा, एक लाइन का, वो भी दिखा देना चाहता हूँ। और हाँ, एक खास बात यह है कि मैं देख पा रहा हूँ बेसिक शिक्षा मंत्री के ऑनलाइन संवाद जो फेसबुक चलते हैं उन पर फिर से 69,000 शुरू हो चुका है, वो भी दिखा देना चाहता हूँ, उसके बाद बोलूँगा। ठीक है, पहले वही देख लें। यहाँ देख पा रहा हूँ फेसबुक भैया ने बढ़िया लिखा है, न्यूनतम अर्हता अंक बीच में देश में जितनी भी परीक्षा में बाद में लगा है, यानी न्यूनतम अर्हता अंक जितनी भी परीक्षाओं में बाद में लगाया गया है, परीक्षा के बाद एकल बेंच के न्यायाधीश ने हमेशा खारिज किया है, जबकि बड़ी बेंच ने हमेशा योग्यता के पक्ष में मानते हुए सरकार के पक्ष में ही निर्णय दिया, यानी योग्यता को हमेशा जीत मिली है डबल बेंच में। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए, झारखंड का ऑर्डर, दिल्ली एमसीडी का ऑर्डर, प्राइमरी शिक्षक भर्ती का ऑर्डर, अन्य ऑर्डर ऐसे होता है। तो दो ही ऑर्डर देख सकते हैं, झारखंड का ऑर्डर जो जेपीएससी का ऑर्डर था, दूसरा दिल्ली एमसीडी का ऑर्डर। ये डबल बेंच से हमेशा इनको जीत मिली है और यहाँ पर भी वही होगा। सिंगल बेंच में हमेशा अयोग्यता ही जीता है, डबल बेंच में हमेशा योग्यता जीता है और यहाँ पर भी जीतेगा। मुझे लगता है थोड़ा सा परेशान जरूर हो रहा हूँ, लेकिन समय आने पर मुझे जीत जरूर मिलेगी, आप इंतज़ार करिएगा। उदाहरण के तौर पर जो बताया हूँ और यही होने वाला है। मैं 2 दिन पहले ये देख पा रहा था, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश सर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन संवाद किए जाते हैं और इन्होंने, भाई साहब क्या बताऊँ, इनका नाम विजेंद्र राव दीक्षित जी हैं, 69,000 लाकर रखती है। अब बताना चाहता हूँ, बेसिक शिक्षा मंत्री जी कभी हाथों में नहीं है, कोर्ट में मामला लंबित है। अभी मामला, मैं आपको ये भी बताऊँ, मैं देख पा रहा हूँ लोग अपनी अंत्येष्टि में, अपने माँ बाप के अंत्येष्टि में नहीं जा पा रहे हैं। आपके 69,000, आप सोच लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए, देश के लिए। मैं समझ सकता हूँ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है 69,000, लेकिन उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है आप सोच लीजिए, अपने माँ बाप के अंत्येष्टि में नहीं जा रहे हैं। तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लें। और भैया बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, मुझे लगता है 60-65 के पक्ष में हमेशा खड़े रहते हैं। जितने भी मीडिया के माध्यम से, मंच के माध्यम से साझा किए हैं, 60-65 के पक्ष में हमेशा बयान है। तो आपके कहने से, यहाँ चिल्लाने से, आपको मालूम है क्या यार परिणाम आने वाले हैं फिर। और चिल्ला भी चुके हैं बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश सर। मुझे लगता है सम्मान करें और भावुक होकर उस बात को कहें। तो भैया जितने भी 60-65 के शुभचिंतक हैं, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सिलेक्शन मेरा हुआ है लेकिन आपकी बात मैं कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इस बात पर सोचें, चाहे शिक्षा मित्र ही काहे ना हो, शिक्षा मित्र ही काहे ना हो, तो आप थोड़ा सा जरूर इंतजार कर लें। अभी मुझे नहीं लगता 69,000 का पक्ष रखना अति आवश्यक है। समय आएगा, और एक बात बता दूं, हर चीज़ का समय आता है और वो चीज़ होता है, एक बात तो जान लें। फिलहाल रामायण वगैरह आप देखते होंगे, समझते होंगे। हाँ, और देख पा रहा हूँ एक बात और, लखनऊ बेंच के माध्यम से एडिशनल कॉल लिस्ट आई है 30 तारीख की। आज ही शायद 30 है क्या, देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग, ये होता है कि ऑर्डर वगैरह लिखा रहता है फॉर ऑर्डर, तो समझ में आता है यार कि हमारा आने वाला है, ऑर्डर वगैरह लिखा है, जबकि समझ में आता है यार बिल वाला मैटर है। आपको उम्मीद था, हमें भी उम्मीद था कि 27 से 1 तक शायद बैठने वाले थे और बैठ भी रहे हैं। पंकज सर और पवार सर, उम्मीद था कि हमारा ऑर्डर डिलीवर होगा, लेकिन हुआ नहीं। पता नहीं होगा या नहीं होगा, कब होगा इसका कुछ पता नहीं है एक्चुअल में। बस हर कोई उम्मीद लगाया बैठा है और उम्मीदों पर दुनिया कायम है। एक बात और बता दूं, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई हो, ये गोपनीय मामला है। पंकज सर, पवार सर के अलावा कोई नहीं जानता है। कुछ ऐसा माध्यम होता जो हमें पता चल जाता तो बेहतर होता, और बहुत ही बेहतर होता। और ऐसा कुछ और पता हो जाता किस पर ऑर्डर आ रहा है तो और बेहतर होता, कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो बता देते हैं हमें, और जजमेंट तो लिखते रहते हैं। लेकिन ये मूर्खों वाला हाल होगा जो हम सोच रहे हैं। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच।